मुझसे जब बहुत से पेशेंट्स कांटेक्ट करते हैं तो वो मुझे ये कहते हैं कि सिस्टर मुझे डिप्रेशन है, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिप्रेशन शेयर करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन बेसिकली क्या है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है तो डायग्नोस कुछ और होता है, मतलब कोई और बीमारी होती है, लेकिन डिप्रेशन नहीं होता। तो मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिप्रेशन को शेयर करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं। मैं एक बात बता दूँ कि डिप्रेशन कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये जो आम ज़ुबान में हम अपनी डेली लाइफ में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ, ये वो लफ्ज़ की आप जो डिप्रेशन में हैं आप उनकी कैफियत को नहीं समझ सकते कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या। इसमें ये होता है कि बग़ैर वजह के उदासी होती है, हर वक्त उदास रहना जिसके पीछे कोई वजह ही ना होना, अकेले अकेले रहना पसंद करना, बिला वजह रोना आना, किसी चीज़ में दिल ना लगना, अपने रिश्तों को अच्छे से मैनेज ना कर पाना, यानी कोई रिश्ता ही ना अच्छा लगना, बस दिल करता है इसमें कि मैं बिल्कुल अलग रहूं, मैं बिल्कुल दूसरों से दूर रहूं, मैं किसी से बात ना करूं। और कोई काम करने लगे डिप्रेशन का पेशेंट तो उसे कंसंट्रेशन नहीं की जाती, उस पर तवज्जो से काम नहीं कर सकता, चाहे वो उसका जैसे किसी का कोई शौक है, लाइक कोई गेम खेलने का शौक है, और जब वो डिप्रेशन में चला गया है तो वो कितनी भी कंसंट्रेशन करने की कोशिश करे कि मैं डिप्रेशन से निकल के इधर कंसंट्रेशन करके अपनी ये गेम को खेलूं, तो वो नहीं खेल सकता, उसके लिए मुश्किल आना शुरू हो जाती है। अब डिप्रेशन की दो इकसाम है, एक है नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन और दूसरा है क्लिनिकल डिप्रेशन। नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन हम सबको होता है, हम सब नॉर्मल लाइफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है खुदा ना ख्वास्ता, या कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, तो हम वक्ती तौर पे मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, रोना आता है बात बात पे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी कॉपिंग मैकेनिज्म इतनी स्ट्रांग होती है, या हमारे अंदर खुदा ने वो सलाहियत रखी है कि हम खुद अपने इन डिप्रेशन से, जहनी मसाइल से फाइट कर सके और उनसे लड़ सके। तो ये नॉर्मल हम सबकी लाइफ में होता है कि कोई वाकया हो गया, कुछ ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम पर हैवी हैं। लेकिन अगर ये 6 महीने से ज़्यादा टाइम आप इसी चीज़ में रह रहे हैं, या 6 से 1 साल, 2 साल, 3 साल से आपकी सेम ही कैफियत है, इसका डायग्नोस 6 मंथ पे जाके होता है कि 6 महीने से 8 महीने तक अगर इंसान सेम कंडीशन में है तो, और वजह भी इसके पीछे कोई नहीं, बगैर वजह के है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि किसी आपके अजीज की डेथ हो गई है, आप वक्त के साथ साथ उस चीज से निकल ही नहीं पाए, मतलब 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, आपने खुद को बंद किया है, आपका किसी चीज में दिल नहीं लगता, आप मायूस रहते हैं, आपको कोई खुशी खुश नहीं करती, कोई मजाक आपको आपके चेहरे पे स्माइल नहीं लेके आता, आपको हंसा नहीं सकता, तो इसका मतलब है आपको डिप्रेशन है और आप सब डिप्रेशन का शिकार है। ये जिन लोगों को होता है वो इस कैफियत को जानते हैं कि ये कितनी बुरी कैफियत है, इसमें से निकला ही नहीं जाता। हम सब नॉर्मल लाइफ में अपने चैलेंजेस के साथ फाइट कर लेते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं इनकी कॉपिंग मैकेनिज्म इतनी अच्छी नहीं होती। ये टफ, जैसे कोई टफ प्रॉब्लम आई है या कुछ ज़िंदगी में कोई टफ वाकया आ गया है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है जिससे वो फाइट ही नहीं कर पाते, वो अपने हथियार फेंक देते हैं कि हम इससे लड़ नहीं सकते। वैसे दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे इंसान लड़ ना सके, जिससे फाइट ना कर सके, जिसको हासिल ना कर सके। हमारे पास दुनिया की बड़ी से बड़े लोगों की मिसालें हैं जो बिल्कुल हम जैसे आम इंसान थे और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्होंने रात दिन कोशिश की, मेहनत की और वहां तक पहुंच गए। लेकिन ये डिप्रेशन के पेशेंट छोटे छोटे मसाइल को बहुत बड़े पहाड़ देखते हैं और उससे फाइट ही नहीं कर पाते, वो बस कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा, और सिंपली वही रोना, कमरे में खुद को बंद कर देना, मायूस रहना, भूख ना लगना, नींद ना आना या बहुत ज्यादा नींद आना, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, जैसे उनके पहले इंटरेस्ट थे, जो लोग उन्हें पहले अच्छे लगते थे अब उन्हें वो लोग भी नहीं अच्छे लग रहे, वो बातें भी नहीं अच्छी लग रही, वो एक्टिविटीज भी नहीं अच्छी लग रही, यानी बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ थी उससे ऑपोजिट होना शुरू हो गया है। तो ये फिर क्लिनिकल मसला है। जैसे मैंने फिर रिपीट कर दूं कि मैंने 2 बताए हैं, एक नॉन क्लिनिकल है, एक क्लिनिकल है। नॉन क्लिनिकल से हम सब गुजरते हैं अपनी लाइफ में, सब, कोई नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्लिनिकल है वो सीरियस इशू है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं। मुझे पेशेंट्स ये भी बहुत कहते हैं कि सिस्टर मुझे शर्म आ रही है अपनी प्रॉब्लम को बताने में, मैं बहुत देर इसी चीज़ में रहा कि मैं बताऊंगा कि मुझे तो OCD है या मैं बार बार ऐसा काम करता हूँ, तो सामने वाला मुझे जज करके यही ना समझे कि ये तो पागल है, ये
कैसी हरकतें कर रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको पागल नहीं कहते, ना आपकी बीमारी को पागल कहते हैं, ये आपका ट्रीटमेंट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे और साइकाइट्रिस्ट भी ऐसे नहीं करते। कोई भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको पागल नहीं कहता, और ना ही इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है। जिस तरह से हमारे दिल के इमराज हो जाते हैं, दिल में कोई मसला आ जाता है, स्टमक में कोई मसला आ जाता है, जिगर खराब हो जाता है, पत्थरियां आ जाती हैं, ट्यूमर्स आ जाते हैं, रसोलियां लोगों की हो जाती हैं, पेट में पानी पड़ जाता है, इसी तरह से दिमाग की भी एक बीमारी है। इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात नहीं है कि ये तो बड़ी शर्म की बात है कि मुझे कोई दिमागी मसला हो गया। जो लोग शर्मिंदगी के वजह से कि बाइस अपनी इस बीमारियों को छुपाई रखते हैं, वो बीमारियां, ये ऐसी बीमारियां हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पर, आपकी फिजिकल कंडीशन पे भी असर करना शुरू हो जाती हैं, जो इसको इग्नोर करते हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले चंद सालों में सबसे ज्यादा लोगों में दिमागी बीमारियां देखी जाएंगी, बाकी बीमारियां कम और दिमागी बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों में देखी जाएंगी। तो जो लोग इनको इग्नोर करते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हम किसी को बताएंगे कि हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट कभी भी आपको जज नहीं कर सकते। जब हम जज करना शुरू करते हैं, हमारा काम ही वहां पे खराब हो जाता है, हम वहां पे अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। हम किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। हाँ, उसको जो दुनिया किसी और तरह से नजर आ रही है, हम उस नजरिए को जरूर बदलते हैं। और ये हमारी अपनी स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, ये सबके पास अपना अपना तरीकाकार है, हर साइकोलॉजिस्ट का। तो ये है कि शर्मिंदगी महसूस ना करें। जब आप ऐसी अलामात देखें अपने अंदर, तो जल्द से जल्द अपने किसी भी करीबी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, ये कुछ शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ वक्तन फवक्तन अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जिक्र करती रहती हूँ। आप में मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को शेयर करती हूँ, एजुकेट करती हूँ, लोग इससे फायदा उठाते हैं। बहुत से लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, जिनको मैं ट्रीट कर सकती हूँ मैंने करती हूँ, जिनको मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सीरियस इशू है तो मैं उन्हें आगे रेफर कर देती हूँ किसी और डॉक्टर की तरफ, किसी साइकाइट्रिस्ट की तरफ, ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, तो कोई भी हेल्प चाहता है कि मैं उसको गाइड कर दूं तो ये होगा। और मैं एक और चीज फिर क्लियर कर दूं कि मेरे चार्जेस हैं, मैं चार्जेस लेती हूं थेरेपीज या सेशन करने के। ये कोई 5-10 मिनट का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये घंटे 2 घंटे चलता है, जिसमें पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि पेशेंट की आज प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होंगी, उसके साथ कौन से प्लान्स होंगे। इसके लिए घंटा 2 घंटा देना पड़ता है अपनी डेली रूटीन में से निकाल के पेशेंट को, और हर जगह पे इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। हाँ, मेरे बाहर से चार्जेस बहुत कम है। जब आपको मेरे अगर चार्जेस ज्यादा लगे, आप बाहर से पहले क्लियर कर लें, पूछ लें कि कितने वो चार्जेस ले रहे हैं, देन आप फिर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और